तो मैं इस सीट को चमत्कार वाली लिस्ट में मैं रखना चाहूंगा कि यहाँ पर चमत्कार हो सकता है, बीजेपी जीत भी सकती है और बीजेपी हार भी सकती है। बीजेपी इलेक्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई कि काफी टाइम तक बीजेपी के विधायक गांव में घुस नहीं पा रहे थे, एंट्री नहीं दी जा रही थी उनको, और बैन थे। और उनको बैन किया गया था, और पब्लिक के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं हो पाया बीजेपी के एमएलए का, खासकर इस जो अब जो मौजूदा जो सरकार है, जो टेनोर है। तो जब बीजेपी के एमएलए अगर पब्लिक से नहीं जुड़े हुए थे और कांग्रेस के या किसी दूसरी पार्टी के जो नेता टिकट चाह रहे हैं, खासकर जो आज एज इंडिपेंडेंट चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको टिकट का इनाम देगी, तो जो जो भी कांग्रेस का टिकट चाह रहे हैं उन लोगों ने पूरा जोर लगाया। हर हर विधानसभा में 4 से 5 उम्मीदवार इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। अगर देश में लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 चरणों का जो चुनाव है वो कंप्लीट हो चुका है और सिलसिलेवार तरीके से पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो अभी तक शायद ही आपने सुनी हो। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुनील काजान जी है जो कि न्यूजीलैंड से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। और अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में, खासकर चंडीगढ़ दिल्ली की बात करूं तो काफी बड़े अहम चैनलों में, मुख्य चैनलों में काजल साहब ने काम किया है। तो काजल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत पोस्ट पर। नमस्कार नैन साहब, आपने मुझे जोड़ा उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल काजल साहब, जैसा कि मैंने बताया कि हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, और खासकर क्योंकि हम दोनों साथी हरियाणा से हैं तो हरियाणा से ही शुरुआत करेंगे। हमारा फोकस जो हरियाणा रहेगा। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा की है। अगर हम 2019 की बात करें तो 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी। अगर हम उससे पिछले चुनाव 2014 में चले जाए तो 10 में से 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी और देश में उनकी पहली बार सरकार भी बनी थी। लेकिन अभी के जो चुनाव हुए हैं 2024 के, जिस तरीके से हम चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आखिर किस सीट पर किस तरह का कहीं की मुकाबला रहा है और कौन सी सीट किस पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए नैन साहब, सबसे पहले मैं बात करूं, जो हरियाणा का खासकर लोकसभा का जो इलेक्शन है वो लोकसभा चुनाव के जिस तरह के पैटर्न पर मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ, नहीं लड़ा गया। बीजेपी इस इलेक्शन को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इस इलेक्शन को उस मोड़ पर नहीं ला पाई, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इलेक्शन को स्थानीय मुद्दों पर ले आई, और उसका कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में फायदा मिलता दिख रहा है। आप 3 साल पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ और वो साल भर चला, किसान आंदोलन की छाप इस इलेक्शन पर साफ दिखाई दी, खासकर उन उन इलाकों में जहां जहां किसान आंदोलन मजबूत था, चाहे वो सिरसा की बात करें, चाहे आप हिसार की बात करें, जींद की, कैथल की, भिवानी, रोहतक और जीटी बेल्ट पर तमाम वो जिले जो पंजाब से हरियाणा को जोड़ते हैं, उन तमाम जिलों में जिस तरह से किसान आंदोलन का जो असर था, वो पूरा का पूरा असर इस इलेक्शन पर देखने को मिला है। और उसी का कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अंदेशा आज सत्तावर होने को है। हरियाणा में वोटिंग के बाद जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, खासकर बीजेपी के, सत्ताधारी पार्टी है प्रदेश में और केंद्र में, दोनों जगह आज बीजेपी सत्ता में है, लेकिन जिस तरह के बयान बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन को जीतना चाहती थी एक तरफा लड़ाई करके, लेकिन उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी है। वो कितनी सीटों पर पिछड़ी है उसके लिए तो हमें कम से कम इंतजार करना पड़ेगा 4 तारीख तक का। लेकिन एक बात जो साफ दिखाई दे रही है कि जो ग्रामीण आंचल की जो सीटें हैं हरियाणा की, वहां बीजेपी पर कांग्रेस के उम्मीदवार भारी पड़े हैं। चाहे आप सिरसा की बात करिए या फिर आप हिसार की, भिवानी महेंद्रगढ़ की, रोहतक की, कुरुक्षेत्र की, इन तमाम सीटों पर बीजेपी पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भारी पड़े हैं, और बीजेपी को कहीं ना कहीं इन सीटों पर कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। जी नैन साहब।
सिरसा का आपने जिक्र किया काजल साहब, सिरसा से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सिरसा में कहीं न कहीं इंडिया अलायंस की कहें या फिर कांग्रेस की कहें, कैंडिडेट थी कुमारी सैलजा और बीजेपी से थे डॉक्टर अशोक तंवर। दोनों ही सिरसा से सांसद रह चुके हैं। हालांकि कुमारी सैलजा ज्यादा बार सांसद रही है, उनके पिताजी भी बहुत बार सिरसा से सांसद रहे और कुमारी सैलजा अंबाला से भी सांसद रही है। अशोक तंवर एक बार सिरसा सांसद रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस से थे। कहीं न कहीं जिस तरीके से, क्योंकि हर एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, उसी लिहाज से सिरसा का जैसे आपने नाम लिया, तो मैं सिरसा से ही शुरुआत करना चाहूंगा। सिलसिलेवार तरीके से हम एक-एक करके बात करेंगे। सिरसा में कुमारी सैलजा का और अशोक तंवर का कैसा आपने मुकाबला देखा और किसकी कहीं न कहीं आप एज यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है? देखो, सिरसा एक तो पंजाब से सटा इलाका है। पंजाब से काफी सीटें जो हो पंजाब के से बॉर्डर लगता है, और सिरसा में बहुत कम जो क्षेत्र है वो शहरी वोटरों वाला क्षेत्र है। और बीजेपी को खासकर 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को सिरसा की 500 सीटों में से मेरे ख्याल से कोई सीट नहीं मिली। और पूरे पार्लियामेंट की बात करें तो सिर्फ 2 ही सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने में कामयाबी मिली थी। बीजेपी ने चौटाला परिवार को भी टिकट दी और भी कई धुरंधरों को इस सिरसा पार्लियामेंट में टिकट दी, लेकिन सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बीजेपी के जीत पाए। और अब जब बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्लियामेंट में जीती हो, आज माहौल बिल्कुल उलट है। और मुझे लग रहा है कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस जीती, हल्कों में बात कर रहा हूं, और जिन जिन सीटों पर जेजेपी जीती या जेजेपी को अच्छा वोट मिला, इनेलो जीती या इनेलो को अच्छा वोट मिला, या कोई तीसरी पार्टी कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी इनेलो के अलावा कोई किसी भी पार्टी को जो अच्छा वोट किसी भी पार्टी को मिला हो, या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सिरसा पार्लियामेंट के किसी भी विधानसभा सीटों पर मिला होगा, वो सारा का सारा वोट मुझे ऐसा लग रहा है, खासकर अदर्स का जो वोट है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उस वोट का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलने जा रहा है सिरसा पार्लियामेंट में। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस पार्लियामेंट में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था लोकसभा विधानसभा इलेक्शन 2019 में, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि 6 हलकों में कम से कम कांग्रेस अच्छी लीड हासिल करेगी। 2-3 हलकों में हो सकता है बीजेपी को कुछ लीड मिले, लेकिन कुमारी सैलजा पूरी तरह से अशोक तंवर पर भारी पड़ी हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट सिलेक्शन, मौजूदा सांसद का टिकट काटना, एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना जिसने 4-5 साल के अंतराल में 4-5 साल के अंतराल में कई सारी पार्टियों को आजमा कर देखा, और फिर आखिर में वो बीजेपी में, और बीजेपी में जैसे ही एंट्री हुई, टिकट के साथ ही उनकी एंट्री होती है अशोक तंवर की। तो कहीं ना कहीं ये सारे इशू बीजेपी को परेशान करने वाले, और सिरसा में कुमारी सैलजा आगे दिखाई दे रही है, और वो लगभग जीत की तरफ बढ़ रही है। कुमारी सैलजा का जीतना ऐसा एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। बाकी जिन चैनलों के अब तक एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जिस तरह के पहले आए चुनाव से पहले और उसके बाद में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तो सिरसा को बीजेपी ने भी अपनी सीट क्लेम नहीं किया है, कि बीजेपी ने भी अब तक ये नहीं कहा है कि हम सिरसा सीट जीत रहे हैं। बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं ये स्वीकारा है कि सिरसा में हमारी स्थिति कमजोर है। तो मुझे लग रहा है कि सिरसा जो पार्लियामेंट सीट है वो कुमारी सैलजा जीत रही है, वो भी अच्छे ठीक मार्जिन कहा से जीत सुनील रही है। भाई, ठीक कहा सुनील भाई आपने, क्योंकि कहीं न कहीं अगर पूरे हरियाणा में ये कहा जाता है कि अगर सबसे ज़्यादा मार्जिन अगर किसी सीट पर होगा तो वो सिरसा पर होगा। सब लोग कहीं न कहीं बात मानकर भी चल रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता का आपने ज़िक्र किया, उनकी बयानबाज़ी कहें या जिस तरीके से कहीं न कहीं उनमें हार की बुखलाहट हम एक शब्द यूज़ कर सकते हो नज़र आ रही, तो कहीं न कहीं ये तय माना जा रहा है कि सिरसा की जो सीट है, वो कुमारी सैलजा के खाते में, यानी कि इंडिया अलायंस के खाते में जाती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात, कुमारी सैलजा को जब तक मैदान में नहीं उतारा था, तो एक बात आम लोगों ने चल पड़ी थी, पर सिरसा से अगर सैलजा आती है तो जीत पक्की है। तो इनकी हवा जो बन गई थी, वो हवा शुरू से आखिर तक बनी रही। जैसा आपने ठीक बताया सिरसा के बारे में। उसके बाद हम हिसार की तरफ रुख करना चाहेंगे। हिसार में जिस तरीके की स्थिति थी, क्योंकि जैसा आपने अशोक तंवर के बारे में बोला कि ऐन वक्त पर कहीं न जिस तरीके से ज्वाइन कराया जाता है ना? उसी तरीके से रणजीत चौटाला का हम नाम ले सकते हैं, नवीन चीज़ों का ले सकते हैं। रणजीत चौटाला को जिस तरीके से हिसार में उम्मीदवार बनाकर उतारा, और उनके सामने जिस तरीके से जयप्रकाश जेपी, जो कि हिसार से 3 बार के सांसद भी रहे, हालांकि तीनों बार अलग-अलग पार्टियों के सांसद रहे वो, तो हिसार का फिलहाल मुकाबला आप कैसे देख पा रहे हैं?
देखिए हिसार, मैं एक बार फिर से यही बात दोहराऊंगा कि हिसार में भी बीजेपी को कोई जो विधानसभा इलेक्शन था 2019 का, तो हिसार बीजेपी जीतने में कामयाब रही। हिसार की जो प्रॉपर विधानसभा सीट है, इसके अलावा हांसी जीता बीजेपी ने, और आपका नलवा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बाकी 6 हलकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। दिग्गज नेताओं को बीजेपी के, खासकर जेजेपी का खासा प्रभाव रहा इस हिसार पार्लियामेंट में। और भवानी खेड़ा भी बीजेपी जीत गई थी, लेकिन बाकी 5 हलकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब उसी पैटर्न पर ये इलेक्शन है। 2019 के विधानसभा चुनाव की एक तरह से हम रेप्लिका इस इलेक्शन में देखेंगे। उसी तरह के नतीजे आएंगे जिस तरह के, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। 40 उनके खुद के कैंडिडेट जीते, बाकी 50 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब स्थिति ऐसी है कि बीजेपी जिन हलकों में जीती थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, उन हलकों में भी बीजेपी कम से कम 10-12 हलकों में कम से कम बीजेपी हारेगी। ऐसा मेरा अनुमान है कि बीजेपी हारेगी, नहीं तो वैसा प्रदर्शन नहीं होगा जो लोकसभा, पूरी लोकसभा पर कोई किसी एक हल्के से 50,000 की लीड मिले, ऐसा नहीं होगा। तो हिसार का जिस तरह से जेपी को कैंडिडेट कांग्रेस ने बनाया, पब्लिक की डिमांड पर जेपी हिसार में कांग्रेस के द्वारा लाए गए। तो हिसार में खासकर उकलाना, उचाना, नारनौंद, ये तीनों हल्के पहले भी अग्रेसिव पोलिंग के लिए जाने जाते हैं। आपका भी हल्का, जिस तरह से रूलिंग पार्टी के खिलाफ हिसार के एक तबके का, एक वोटर ग्रुप का हमेशा रुझान रहा है। खासकर बीजेपी को पिछले इलेक्शन में बुरी तरह से हराया था हिसार के उचाना में, उकलाना में, नारनौंद में, बरवाला में। तो इस बार भी कुछ न कुछ उसी तरह का हिसार में देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये सीट बीजेपी के लिए आसान रहेगी। रणजीत चौटाला बीजेपी का हिस्सा नहीं थे, कई और दावेदार थे टिकट के, उनकी टिकट काटी गई। रणजीत चौटाला को पिछले दरवाजे से एंट्री देकर टिकट दिया गया, उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जेपी यहाँ कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला के मुकाबले बढ़त में दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जेपी ये चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बाहरी नेताओं को ऐन वक्त पर कहीं न कहीं पार्टी में शामिल करवाया, और ये बड़ी भीतरगात कहीं न कहीं जो नेता, जैसा आपने ज़िक्र किया सुनील भाई, कि टिकट की उम्मीद में थे, टिकट की आस में थे, और बीजेपी की तो बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है कि इतना बड़ा कैडर है, 400 पार की बातें, और कैंडिडेट उनके पास है नहीं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये भी चीज़ें थी कि उनको अपने नेताओं पर, अपने लोगों पर कोई विश्वास नहीं था। ऐन वक्त पर बाहर से अचानक उनको लाना पड़ा, तो इसका भी खामियाजा कहीं की भुगतना पड़ रहा है। और क्या कादर साहब, हम ऐसा देख सकते हैं इस बात को, क्योंकि आप तो लंबे समय से ये कवर करते रहे हैं, कि जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि कांग्रेस को हरा रही है, इस बार चुनाव में ऐसा भी देखने को मिला कि बीजेपी को हरा रही है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके के बयान नेताओं के दिखे बीजेपी के। देखिए, एक तो बार बार ये कहा जा रहा था इलेक्शन के बारे में, जब वोटिंग नहीं हुई थी उससे पहले, कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार भी ये था कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। ठीक यही बात बीजेपी पर लागू हुई इस इलेक्शन में, कि बीजेपी के पास संगठन तो है लेकिन संगठन एक्टिव नहीं है। पन्ना प्रमुख कहीं दिखाई नहीं दिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह की आपने पोस्ट भी देखी, खासकर पन्ना प्रमुख को लेकर, कि पन्ना प्रमुख किसी भी बूथ पर नजर नहीं आए। तो जनता इस इलेक्शन को ड्राइव कर रही थी एक तरह से, और खासकर उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को हराने का एक लग रहा था कि बीजेपी को यहां पर हराया जा सकता है, और कांग्रेस का कैंडिडेट यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट पर भारी पड़ सकता है। तो वहां जनता ने इलेक्शन को अच्छे से खुद ही मैनेज किया बूथों पर। वो किसी पर पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। अब की बार एक बात और देखने को मिली कि बहुत सारे ऐसे वोटर है जिन्होंने कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उनका भी वोट कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में पहली बार कांग्रेस को वोट दिया गया है। वो खासकर इनेलो या जेजेपी, चौधरी देवीलाल के समय से परिवार से जुड़े हुए थे, चौटाला परिवार से। लोगों में ये बात थी कि बीजेपी को जो हराए उसको वोट दो, मतलब आप ठीक कह रही है, ये बात थी आम जन के माइंड में, ये बात थी। बिल्कुल।
बिल्कुल, ठीक कहा आपने और सुनील भाई अब मैं ज़िक्र करूँगा सिरसा, हिसार के बाद रोहतक क्योंकि रोहतक तो आपकी भी लोकसभा है और आपका जो गाँव है, आपकी जो विधानसभा है, वो भी रोहतक में आती है। रोहतक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शुरू में कहा जा रहा था जब तक चुनाव कहीं न कहीं डिक्लेयर नहीं हुए थे कि हो सकता है शायद 1 सीट मिले कांग्रेस को, वो हो सकती है रोहतक, बाकी तो 9 की 9 बीजेपी में जाएँगी। लेकिन चुनाव डिक्लेयर हुए, कैंडिडेट उतरे और जो परिस्थितियां वो हम सारी जिक्र कर ही रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। रोहतक को आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कहीं न कहीं पिछली बार हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, उनको कहीं न कहीं मात दी अरविंद शर्मा ने और फिर से वो दोनों के दोनों खिलाड़ी मैदान में रहे, बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, जाट नॉन जाट का वहाँ का एक प्रयास किया गया और सारी की सारी चीजें हुई, दोनों पार्टियों ने सभी ने जोर लगाया, तो क्या वहाँ स्थिति देखते हैं रोहतक में? देखिए, रोहतक में पिछली बार बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती थी, तो उसके बाद खासकर रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र के एक आध हल्के को छोड़ दें, कोसली को छोड़ दें, तो बाकी हल्के में ये मैसेज गया और उस मैसेज का असर भी आपने देखा विधानसभा चुनाव में 2019 में कि ज्यादातर सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी, जीती हुई सीटें भी बीजेपी हार गई और इस पूरे पार्लियामेंट में कोसली को छोड़कर कहीं भी खासकर रोहतक और झज्जर जिले में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। जी। तो जब दीपेंद्र हुड्डा की हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस हार का एक बूस्ट मिला और दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा मैं कहूँ, वो यहाँ रोहतक की राजनीति में एक बार उभर कर सामने आए और उनको फायदा भी हुआ और आज जिस तरह की एक मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है रोहतक में, उसमें कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में जो हार थी दीपेंद्र हुड्डा की, उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई और दीपेंद्र हुड्डा काफी मजबूत स्थिति में चुनाव में दिखाई दे रहे हैं और एक कोसली को छोड़कर बाकी किसी भी हल्के में ये नहीं कहा जा सकती कि दीपेंद्र हुड्डा किसी भी हल्के में पिछड़ेंगे, बल्कि दावे किए जा रहे हैं कहीं पर 30,000 की लीड बता रहे हैं लोग, किसी कहीं 50,000 की बात लीड की हो रही है, वहां पर हार जीत की बात नहीं हो रही, हल्के वाइज कितनी कहाँ लीड मिल सकती है उस बारे में बात हो रही है। अच्छा, और कोसली के साथ मैं ऐड करना चाहूंगा सुनील भाई, महम में पिछली बार जो स्थिति थी इस बार क्या रहने वाली है? कोसली में आपने खुद जिक्र किया, झज्जर शहर की मैं बात करूं, वहां की स्थिति क्या रहने वाली है? और रोहतक शहर, ये 4 जो विधानसभाएं हैं, इनमें क्या स्थिति रहने वाली इस बार? देखिए, आपने कोसली के बारे में जिक्र किया तो मुझे नहीं लग रहा कि कोसली में पिछली बार जो 70,000 से ज्यादा की लीड अरविंद शर्मा को मिली और उसके बाद उनके ऊपर बार बार कोसली के मतदाताओं का आरोप लगता रहा कि ये एमपी बनने के बाद कभी नहीं आए, जब ये गए भी इलेक्शन में, जब इनको टिकट मिल गया तो जब ये प्रचार करने गए तो लोगों ने इनसे भी पूछा कि भैया आप 5 साल से कहाँ थे, तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा और वो लीड अब की बार कहीं ना कहीं आपको घटी हुई दिखाई दे सकती है। और रही बात रोहतक शहर की या महम की या किसी भी हल्के में, आप दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति को मजबूत ही पाएंगे और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर हल्कों में दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा के मुकाबले में अच्छी लीड ही लेंगे और जीत लगभग लगभग तय मानी जा सकती है। नतीजों का इंतजार लेकिन 4 तक करना पड़ेगा हमें, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है। अब तक हमने जितने भी सीटों पर तीनों पर डिस्कस किया तो कहीं की वहां कांग्रेस का कैंडिडेट एज में ही दिखाई गया इंडिया अलायंस का। उसके बाद साथ लगती सीट सोनीपत। सोनीपत का अगर हम देखें जिस तरीके से कहीं न कहीं करिश्मा हुआ, सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आ रहा था कि अगर उनको टिकट दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है तो ऐसा होगा। वैसा हुआ भी, उनको टिकट भी मिला। हालाँकि कई सारे नाम थे कहीं न कहीं लेकिन उनका नाम भी चल रहा था कि भाई उनको टिकट मिलता है तो शायद कुछ करिश्मा हो जाए। तो जिस तरीके से कहीं न कहीं रमेश कौशिक का टिकट कटता है, वो सीढ़ी सबके सामने आती है वो सारी की सारी बातें और जो राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली उनको पार्टी कहीं न कहीं कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारती है और जिस तरीके का चुनाव रहा और मोहनलाल बड़ोली ने खुद यानी कि जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने मीडिया में आकर जो आरोप लगाए, सोनीपत की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोनीपत 2 जिलों को मिलाकर ये सोनीपत सॉरी 2 जिलों को मिलाकर नैन साहब ये पार्लियामेंट बनती है, जींद और सोनीपत। जी। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी जींद में मिलती है। जींद जो किसी टाइम पर इनेलो का गढ़ था, वहां बिल्कुल, पर तब के एमएलए हरिचंद मिड्डा गुजर जाते हैं तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट बीजेपी देती है उनके बेटे और को। जी, उस जीत के बाद उनके बेटे को टिकट देती है। उस जीत के बाद बीजेपी को जींद में काफी फायदा होता है। सोनीपत में भी बीजेपी को
फायदा होता है। लेकिन क्या है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद खासकर सोनीपत रीजन में और आज जो चीजें हो रही हैं उसका बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। जैसे सोनीपत किसी टाइम पर बीजेपी का एक पार्लियामेंट को भी बीजेपी ने पहले कई बार जीता है। जब किशन सांगवान बीजेपी के कैंडिडेट होते थे तो वो भी कई बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। बिल्कुल। सोनीपत विधानसभा इलेक्शन बड़े मार्जिन से बीजेपी को हारना पड़ा 2019 में। बैक टू बैक 2020 में ही मेयर का जो चुनाव है वो बीजेपी को हारना पड़ा। उसके बाद 2020 में ही एक और उपचुनाव होता है बड़ौदा का, वहां पर बीजेपी हार का बीजेपी को सामना करना पड़ा। तो सोनीपत पार्लियामेंट बीजेपी का गढ़ होते हुए भी बीजेपी कहीं ना कहीं अब कमजोर दिखाई दे रही है। और खासकर जिस तरह के नेताओं के, खासकर जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया अपनी पार्टी के, ये कहा है कि वही मेरी पार्टी के विधायकों ने, पदाधिकारियों ने, सांसदों तक ने जो है वो भीतर घात किया है। तो वो कहीं जिलाध्यक्ष के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, कहीं खुलकर एमएलए बोला के पति उन्होंने। के ऊपर आरोप लगा रहे, तो उन्होंने खुलकर ये आरोप लगाए हैं। तो आप समझ आपने सकते हैं उसका जिक्र किया उनके पति का, गन्नौर से विधायक है निर्मल चौधरी, उनके पति का, हालांकि हम पुष्टि नहीं कर रहे, एक ऑडियो बताया जा रहा वायरल हो रहा है उनके पति सुरेंद्र का, भाई हुड्डा साहब से बात होगी है, अब तुम मोहन लाल को बीजेपी को मारो गोली, उनको छोड़ो, तुम ना इनकी मदद करो सतपाल ब्रह्मचारी की। तो खुलकर वो ऑडियो वायरल हो रहा है। हाँ, ऑडियो वायरल हुआ है। जो जिलाध्यक्ष जी उनके उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं पार्टी के जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से, और भी एमएलए हैं पार्टी के, उनके ऊपर भी आरोप है जिन्होंने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता की तरह से व्यवहार किया और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो सोनीपत में भी कहीं ना कहीं अगर सोनीपत में एक चर्चा और भी चल पड़ी है कि जिस तरह से मोहनलाल बड़ौनी का जो बयान आए हैं उसके बाद कि मोहनलाल बड़ौनी कहीं अपने हल्के से भी पीछे न रह जाए, जो उनका हल्का है जहाँ से वो एमएलए है, अगर वो वहां से भी अगर पीछे रहते हैं तो वो कितने वोटों से अगर पीछे रहते हैं। और गन्नौर में भी इसी तरह की चर्चा है, सोनीपत में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें चल रही है कि कांग्रेस को गाँव में वोट मिला, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर भी नेक टू नेक मुकाबला है। वहां बीजेपी कहीं बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लेकर आएगी शहरी क्षेत्रों में भी किसी भी पार्लियामेंट में। और मेरा एक और अनुमान है इस इलेक्शन में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में कि बीजेपी किसी भी लोकसभा में किसी भी एक हल्के में 30,000 से ज्यादा वोटों की लीड लेने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी 30,000 से ज्यादा का लीड की अपने सामने जो भी कैंडिडेट बीजेपी के हैं किसी भी शहरी क्षेत्र में या किसी भी हल्के में वो नहीं ले पाएगी। तो 30,000 की लीड ही इसकी बीजेपी की इसकी तरफ से वजह नहीं का रहेगी। कांता साहब ये मानी जाए कि जो निचला वोट था जो कहीं की बीजेपी का गिना जाता था वो कहीं न कहीं छिटक के कांग्रेस की तरफ गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया और तरह तरह की लोकल बाउंड घोषणाएं की हैं, कांग्रेस ने वायदे किए हैं, तो उस मैनिफेस्टो का भी कहीं ना कहीं समाज के बड़े तबके पर असर देखने को मिला है। जातिगत चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार में किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, सरकारी कर्मचारी और बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे हावी रहे। इस इलेक्शन पर पूरा इन मुद्दों की पकड़ दिखाई दी, वो बीजेपी पकड़ को ढीली नहीं कर पाई। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को सोनीपत जैसी सीट भी बीजेपी को इस बार गंवानी पड़ सकती है। 2 बार लगातार बीजेपी यहाँ जीतने में कामयाब रही थी, इस बार सतपाल ब्रह्मचारी जीत सकते हैं। बिल्कुल, इसके बाद मैं करनाल आना चाहूंगा कादयान साहब, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र आपने किया और मैं बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करूं, नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा आए, अम्बाला में उनकी रैली हुई, गोहाना में हुई यानी कि सोनीपत लोकसभा में, महेंद्रगढ़ में हुई। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, तमाम बड़े बड़े नेता आए। पत्रकारिता के नाते भी वैसे भी जब हमने लोगों से बात किया, फिर ऑफ रिकॉर्ड बीजेपी नेताओं से बात भी की, कोई इस बार इम्पैक्ट नजर नहीं आया बड़े नेताओं का भी ग्राउंड पे ना आने के रैलियों का कोई प्रभाव ऐसा नजर नहीं आया कि लोगों को कुछ आकर्षित कर पाए या कुछ कहने को उनका मन बदल जाए जैसे पुलवामा का पिछली बार हुआ था। इस बार ऐसा बिल्कुल भी हरियाणा में तो खासकर नजर नहीं आया। हालांकि जहां जहां गए जिस जिस तरीके के बयान, मंगलसूत्र की बात हो, भैंस की बात हो या जो भी इस तरह के बयान हुए, नुकसान जहां जहां हुआ वहीं हरियाणा में भी ऐसा कोई बीजेपी के बेनिफिट में नजर नहीं आया। आप कैसे देखते हैं?
देखिए करनाल सीट का जो इलेक्शन है वो मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि करनाल के वोट एक एक हिस्से में वोटर थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाई दिया। वो ना कांग्रेस की तरफ ज्यादा एग्रेशन के साथ चल गया, ना बीजेपी के साथ उसने कि बीजेपी को यहाँ जितवाना है। तो वो खासकर करनाल जिले की मैं बात करूं तो करनाल में थोड़ा सा वोटर न्यूट्रल दिखाई दिया। और पानी करनाल के मतलब जो ग्रामीण जो हल्के हैं उनके बारे में बात करूं तो वहां इतना एग्रेशन नहीं था कांग्रेस के पक्ष में। और जी शहरी वोटर ने बीजेपी को वोट किया है, खासकर करनाल और पानीपत। और बाकी जो पानीपत ग्रामीण है, पानीपत की इसराना सीट है या समालखा है, तो वहां कांग्रेस को थोड़ा बहुत लीड मिल सकता है। और बाकी जो करनाल के जो ग्रामीण हल्के हैं वहां बीजेपी थोड़ा थोड़ा बढ़त में नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव जीत सकते हैं। और बाकी हालांकि तो दिव्यांशु इलेक्शन है, बुद्धि राजा ने काफी चमत्कार भी अच्छा हो सकता चुनाव है, लड़ा। वो किसी भी तरफ हम्म, है। जो दिव्यांशु बुद्धि राजा थे कांग्रेस कैंडिडेट इंडिया अलायंस के, काफी अच्छा चुनाव ने लड़ा। बिल्कुल, देखो दिव्यांशु बुद्धि राजा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। दिव्यांशु बुद्धि राजा का जो जी बहुत सबसे एक नए नेता बनकर उभरे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। और लगातार उनका जिस तरह का संघर्ष रहा बेरोजगारी के, नौकरियों के इश्यू पर उन्होंने लगातार आवाज उठाई है। और खासकर करनाल और पंचकुला चंडीगढ़ यहाँ तो पूरा उन्होंने हर महीने 2 महीने में उनके प्रदर्शन देखने को युवाओं मिले। के और तमाम मुद्दे उन्होंने छात्रों उठाए के बड़ी सामने ही प्रमुखता से। उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन किए। तो उन इस चीज का उनको एक पार्टी ने इनाम भी दिया, आजमाए। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि देखो चमत्कार भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। अब अब, अब देखना होगा कि 4 तारीख को मनोहर लाल खट्टर तो काजा साहब, सांसद बनकर दिल्ली करनाल पहुंचते के हैं बाद या हम फिर बढ़ेंगे आगे क्या होता धर्म नगरी है। कुरुक्षेत्र जी की तरफ। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि वो किसानी का इलाका, और वो इलाका जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पिपली में जो किसानों की रैली होनी थी, वहां पे लाठीचार्ज होता है। उसके बाद सारे के सारे पूरे देश भर का किसान आता है दिल्ली के बॉर्डरों पे। तो शुरुआत यानी कि पिपली से हुई थी किसान आंदोलन की। और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला जिन्होंने इस्तीफा भी दिया किसानों के लिए, बाद में फिर उपचुनाव जीत कर आए। नवीन जिंदल बीजेपी के कैंडिडेट जो लगातार ये कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूरा जिंदल परिवार चुनाव राजनीति से किनारा कर चुका है, लेकिन एंड वक्त पर आधा घंटे पहले, टिकट की घोषणा से आधा घंटा पहले, नवीन जिंदल को बीजेपी ऑफिस दिल्ली में जो हेड ऑफिस में ज्वाइन कराया जाता है। और वही इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट सुशील गुप्ता, क्योंकि हरियाणा में एक ही सीट दे रखी है आम आदमी पार्टी को, तो सुशील गुप्ता जो बहुत सबसे पहला मैं कैंडिडेट कहूं, हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कैंडिडेट ही सुशील गुप्ता थे, जो सबसे पहले मैदान में उतर गए थे। तो वहां का चुनाव जो है कुरुक्षेत्र का, उसको आप कैसे देख पा रहे देखो कुरुक्षेत्र का इलेक्शन पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था जिस तरह से कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, अभय चौटाला काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बीच से भी निकल कर जीत सकते हैं। तो वैसी बातें अब तक नहीं पता चल पाई हैं कि वहां पर कोई त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बल्कि अब तो इस तरह की बात कही जा रही है कि अब अगर अभय चौटाला 1 लाख से ज्यादा वोट लेते हैं तो ये होगा, 1 लाख से कम वोट लेते हैं तो ये होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो नवीन जिंदल, उनको भी बीजेपी ने जादू से लेकर आई पार्टी, और तुरंत उनको टिकट दिया गया। पहले उनको कोयला चोर बोला जाता था और अब जो है वो इनाम में उनको टिकट दिया गया। तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और नवीन जिंदल को भी इलेक्शन लड़ने में भी परेशानी हुई। और कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो नवीन जिंदल पर भारी पड़ सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शाहबाद सीट, लाडवा सीट, हैं? जी आपकी कलायत, बेला सीकर, इन 4 हलकों में बम्पर लीड कम से कम मिलती दिखाई दे रही है सुशील गुप्ता को। और बाकी हलकों में भी थानेसर और जो थानेसर हल्का है और कैथल जो शहरी सीट है, यहाँ भी सुशील गुप्ता का प्रदर्शन इतना कमजोर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सुशील गुप्ता यहाँ बाजी मार सकते हैं, नवीन जिंदल नंबर 2 पर रह सकते हैं।
यानी कि अभय चौटाला को जो वोट जाता दिख रहा था, जैसा आपने खुद कहा, ना सिर्फ कुरुक्षेत्र की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, जो भी जेजेपी बीजेपी का जो वोट था, जेजेपी का इनेलो का, माफ चाहूंगा, इनेलो और जेजेपी का वोट था, वो कहीं ना कहीं और कहीं ना जाता हुआ विपक्ष को, यानी कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जाता दिखाई दे रहा है। वैसा कुरुक्षेत्र में होने वाला है, ऐसा आपका अनुमान है। बिल्कुल, और हम हम भी लोगों देखो से बात। हम्म, पूरी की पूरी 10 सीटों पर हरियाणा में, क्योंकि इलेक्शन लोकल इश्यूज पर चला गया, इलेक्शन सरपंची का जिस तरह से हरियाणा में इलेक्शन होता है उस तरह का इलेक्शन हुआ, विधानसभा जी, का इलेक्शन हुआ एक तरह से। और बीजेपी इलेक्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई कि काफी टाइम तक बीजेपी के विधायक गांव में घुस नहीं पा रहे थे, एंट्री नहीं दी जा रही थी उनको, और बैन थे। और उनको बैन किया गया था, और पब्लिक के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं हो पाया बीजेपी के एमएलए का, खासकर इस जो अब जो मौजूदा जो सरकार है, जो टेनोर है। तो जब बीजेपी के एमएलए अगर पब्लिक से नहीं जुड़े हुए थे, और कांग्रेस के या किसी दूसरी पार्टी के जो नेता टिकट चाह रहे हैं, खासकर जो आज एज इंडिपेंडेंट चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको टिकट का इनाम देगी, तो जो जो भी कांग्रेस का टिकट चाह रहे हैं उन लोगों ने पूरा जोर लगाया। हर हर विधानसभा में 4 से 5 उम्मीदवार इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, तो जी, उनके जोर लगाने की वजह से मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर, क्योंकि गठबंधन का उम्मीदवार है, तो सुशील गुप्ता को यहाँ बढ़त मिल सकती है, क्योंकि और अशोक अरोड़ा का बड़ा 5 से 6 प्रभाव है वहां सीटों में पे। वहां अशोक तक अरोड़ा वहां के जीतेंगे वो। नेता है पूरा का पूरा, क्योंकि वो इनेलो के बहुत बार प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तो पूरी उनकी पैंठ है। पंजाबी भी नेता, और खासकर कुरुक्षेत्र की बात करें, 4 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो अशोक अरोड़ा का भी काफी प्रभाव, यानी कि हुड्डा साहब वहां खुद के भूपेंद्र हुड्डा गए, अरविंद केजरीवाल आए, भगवत मान आए, तो तमाम बड़े नेता आए उनके पक्ष में सुशील गुप्ता के। बिल्कुल, देखो नेताओं ने पूरा जोर लगाया, फिर पब्लिक भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। दूसरा मैं आपको, जैसे जेजेपी ने शाहबाद में पिछले इलेक्शन में जीत दर्ज की, आपके रामकरण काला वहां जीते। गुलाचिका में रामकण काला जीते, और गुलाचिका से ईश्वर सिंह जीते थे। ईश्वर सिंह। तो इन दोनों सीटों पर ईश्वर सिंह जीते थे, तो इन दोनों हलकों में, क्योंकि ईश्वर सिंह भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो, रामकण काला के भी बेटों ने ज्वाइन किया है कांग्रेस को, बिल्कुल। तो इन दोनों हलकों में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी लीड मिलेगी, और बाकी हलकों में भी सुशील गुप्ता कहीं कमजोर नहीं दिखाई दे रहे, और वो सीट जो हो निकाल सकते हैं, और नवीन जिंदल को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। बिल्कुल सुनील भाई, मैं कुरुक्षेत्र के बाद अंबाला की तरफ रुख करना चाहूंगा। बिल्कुल पंजाब और उसके सटा इलाका है ना। और अगर हम चंडीगढ़ से चलते तो हरियाणा की पहली सीट, और क्योंकि 2 रिजर्व सीटें, एक सिरसा और एक अंबाला। अंबाला में कांग्रेस के जो कैंडिडेट वरुण मौलाना विधायक, और जिस तरीके से वरुण कुमार माथुर, जिस तरीके से कहने की बीजेपी की बनतो कटारिया, तो यमुनानगर तक वो बिल्कुल फैली हुई है सीट, तो वहां का मिजाज, खासकर जातीय समीकरण, किसके पलड़े में इस बार जाती दिखाई दे रही है अंबाला की सीट? देखिए, अंबाला की सीट में क्या है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर को, ने कुर्सी छोड़ी, तो नायब सैनी अंबाला जिले से ही आते हैं, उनका गांव नारायणगढ़ हल्के में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पार्लियामेंट में इस चीज की वजह से बीजेपी को वोटों में कुछ फायदा जरूर हुआ होगा, खासकर नारायणगढ़ हल्के में, या नायब सैनी जिस कम्युनिटी से आते हैं, या जिस तरह से बीजेपी एक आवाज लगाती है ओबीसी के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं इस हल्के में, इस पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में, अंबाला में, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दे रहा है नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से। कुछ हद तक लेकिन ये इसका मैं ये नहीं इसका कहूंगा उलट कि काजल बहुत बड़ा साहब, फायदा होगा, इसके लेकिन इसके कुछ इसके वोट विपरीत मैं बीजेपी के बात नहीं करना उड़ेंगे। चाहूँ। अनिल विज जिस तरीके से नाराज हुए इस पूरा घटनाक्रम में, जो सरकार पलटी, मुख्यमंत्री पलटा, अनिल विज जो लगातार नाराज थे, अब तो पूर्व मंत्री की हैसियत से अपने घर बैठे हैं। क्या उनकी नाराजगी, क्योंकि जिस समय समय में बयान देते रहे, उनकी नाराजगी की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी? लेकिन एक चीज और है कि जो नेता जिस भी पार्टी में है, और उस पार्टी की सरकार है, और कल
उसको दोबारा चुनाव लड़ना है, पार्टी से टिकट भी लेना है और बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने संबंध अच्छे रखने होते हैं, तो वो नेता कोई इस तरह की, मुझे लग रहा है कि गलती करता होगा। कोई भी नेता नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस में है या कोई बीजेपी में है, कि जी जब उसको उसी पार्टी में रहना है, पार्टी छोड़ने का भी कोई मन नहीं है और कहीं दूसरी जगह से विचारधारा भी उसकी नहीं मिलती है, तो मुझे लग रहा है कि वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहेगी। और अनिल विज सीनियर नेता है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो उन्होंने बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा इलेक्शन में, खासकर क्योंकि वो बार बार ये कहते रहे कि रतनलाल कटारिया दोस्त हैं, और मैं इस इलेक्शन में उनके उनकी पत्नी, क्योंकि रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद ये सीट उनको दी गई है, टिकट, तो यानी कि मुझे अम्बाला लग रहा है अम्बाला कि में अनिल आपको बीजेपी की बीजेपी बढ़त के दिखाई दे खिलाफ रही है है। आपको, यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें अम्बाला में, यानी कि आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है। मैं मानूंगा कि बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस, जी, क्योंकि अभी तक वो मैं तो बात करूं, हमने फाइट हमने रहेगा, सात सात क्लोज अभी मार्जिन से तक हार अभी जीत तक होगा। हमने लेकिन सात थोड़ा सीटों पे मुझे लग डिस्कस रहा है, किया। क्योंकि इसमें पंचकुला का इलाका भी आता है इस सीट पर, अंबाला सिटी भी। जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए नैन साहब, एक देखिए, अंबाला सीट में क्या है कि अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी का इलाका, उसके बाद पंचकुला, तो ये 4.5 से 5, जो क्योंकि जगाधरी में गांव भी काफी हैं, तो 4 ही हल्के मान लीजिए, तो 4 हल्के पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र में ऐसा सब मानते हैं कि शहरी क्षेत्र जहां ज्यादा है, तो वहां बीजेपी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करती है। और एक इसके अलावा इम्पैक्ट नारायणगढ़ हल्का, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री हैं, तो नारायणगढ़ हल्के में भी बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन करने की बीजेपी को भी उम्मीद है, और मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही हो सकता है कि नारायणगढ़ में बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है। तो 4 हल्के शहरी हैं और 5वां नारायणगढ़, और कालका में भी बीजेपी कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहेगी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा भारी पड़ रही है और कांग्रेस थोड़ा सा पीछे है। संभावना बीजेपी के जीतने की ज्यादा है। बाकी इलेक्शन में चमत्कार हमने बहुत बार देखे हैं, बहुत बात तो देखें, इस बार बिल्कुल। यहाँ पर भी हो सकता है अम्बाला में। बिल्कुल अभी तक 7 सीटों पे हमने जी नहीं चर्चा सर। की, जिसमें से 4 पे कांग्रेस बढ़त में दिखाई दी, और 2 में जो है वो कहीं न कहीं अम्बाला और करनाल, वहां बीजेपी बढ़त में आई। अब 3 लोकसभाएं रह गई हैं, उनमें हम बात करेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ की मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम गुड़गांव और फरीदाबाद पे आएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ में जिस तरीके का इलेक्शन चला, और क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है और हर जगह ये खबरें चली, हर किसी पत्रकार ने बताया कि चाहे हरियाणा के हम भजनलाल परिवार की बात करें, फिर बंसीलाल परिवार की बात करें, वो चुनावी कहीं न कहीं लड़ते नजर नहीं आए, या उनको टिकट नहीं मिली, या उनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। खास तौर पर मैं पूर्व सांसद सुरभि चौधरी की बात करूं, किरण चौधरी की बात करूं, जिस तरीके से उनको नजरअंदाज किया पार्टी ने, काफी सारे इसके भी इशू बने। हालांकि एक धड़ा चौधरी वीरेंद्र सिंह वाला भी है कि उनके बेटे चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, दो दो जगह की उम्मीद थी, सोनीपत या हिसार। कह रहे सोनीपत नहीं, हिसार अच्छा रहेगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, घर बैठना पड़ा। वही किरण चौधरी की बेटी सुनीति चौधरी, यानी कि राव दान सिंह, टिकटों का जो वितरण हुआ, हालांकि हर किसी ने माना कि कुल मिलाकर टिकटें इस बार अच्छी बांटी है, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट को ही कहीं के मैदान में उतारा गया है। और धर्मवीर सिंह जो तीसरी बार मैदान में थे सांसद बनने के लिए, क्योंकि लगातार 2 बार के सांसद, और जिस तरीके से वो पहले चुनाव में जब रमेश कौशिक और धर्मवीर सिंह, 2-3 ऐसे सांसद थे जो ये कहते थे कि हम अगला चुनाव जो है वो सांसद का नहीं लड़ेंगे, ना तो हम काम करा पा रहे, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मना कर दे चुनाव लड़ने के। पुलवामा का मामला होता है, दोबारा फिर मैदान में उतरते हैं, सांसद बन जाते हैं, और फिर सांसद बनने के बाद रणबीर सिंह तो ये खुले मंच पर कहते थे कि एक लोकसभा का सांसद और जिला परिषद का चेयरमैन बराबर से ही होते हैं, वो ज्यादा फर्क नहीं मानते। लेकिन तीसरी बार फिर जिस तरीके से मैदान में थे रावदान सिंह के सामने, महेंद्रगढ़ और भिवानी 2 जिलों को मिलाकर ये सीट, तो वहां पर किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा सीट है, वहां पर रावदान सिंह को बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर के सामने कांग्रेस ने जिस तरह से उतारा, क्योंकि उसके लिए सर्वे का भी सहारा लिया गया, और 3-3 सर्वे कांग्रेस ने वहां पर करवाए, वहां के पूरे हरियाणा में ही करवाया कांग्रेस ने सर्वे। उसके बाद पब्लिक का जो ओपिनियन था,
उसके आधार पर यहाँ रावदान सिंह को कांग्रेस की तरफ से टिकट दी गई। ठीक। रावदान सिंह भिवानी और नारनौल, इन दोनों शहरों में ऐसा अनुमान है कि इन दोनों शहरों में पिछड़ेंगे और बाकी तमाम हलकों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक आध हल्के में हो सकता है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार से पीछे रहें। ज्यादातर हलकों में रावदान सिंह के लीड लेने की संभावना है और उनका मार्जिन भी अच्छा ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि रावदान सिंह ये सीट कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से किरण चौधरी की जो बातें चली, किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं न कहीं गाहे-बगाहे कुछ छोटे नेताओं ने, कुछ बड़े नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कहीं न कहीं चर्चाएँ की कि किरण चौधरी ने जो है दबाकर धर्मवीर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की और धर्मवीर की जबरदस्त कहीं न कहीं उनकी जो मदद करी। देखिए, इस तरह के कई सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों तक पर आरोप लग रहे हैं। इसी तरह की चीजें बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये आरोप अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं पर भिवानी महेंद्रगढ़ में भी लग रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी कैंडिडेट का साथ नहीं दिया और वो कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते दिखे। और रही बात किरण चौधरी के टिकट कटने की, तो उसके लिए सबसे पहली बात, पार्टी ने जो टिकट का फैसला है वो सर्वे के आधार पर लिया, तो कहीं ना कहीं उनको मनाने की भी बाद में कोशिश हुई। और वो हालांकि किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ में प्रचार करती नहीं दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का जो रैली हुई में इस सीट पर रैली हुई, उसके बाद थोड़ा चीजें ठीक करने की कोशिश हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी चिट्ठी जारी की गई। तो उसके बाद कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही किरण चौधरी ने खुलकर मदद नहीं की हो, लेकिन वो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं नहीं थी कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को किसी तरह की चुनाव में मदद कर पाए। जी, बिल्कुल। इसके बाद गुरुग्राम में मैं आना चाहूँगा, साइबर दूसरा सिटी मैं एक बात गुड़गाँव। और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्यसभा इलेक्शन में किरण चौधरी पर आरोप लगे, उसके बाद अब जब उसका ही कहीं ना कहीं एक खामियाजा टिकट कटने के रूप में उनको भुगतना भुगतना पड़ा है, ऐसा भी लोगों का मानना है कि अगर वो राज्यसभा इलेक्शन में जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे और उनका जी, अपनी बात पूरी कीजिए। साइबर सिटी गुड़गांव में कांग्रेस ने एक सेलिब्रिटी कार्ड के राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। राव इंद्रजीत लगातार इस सीट पर सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस से भी सांसद रहे, बीजेपी से भी सांसद रहे। रिपोर्ट कार्ड उनका कोई बहुत बड़ा रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि जो गुड़गांव में लोगों को ये बता पाए कि उन्होंने, रिपोर्ट कार्ड राव इंद्रजीत का बहुत अच्छा नहीं रहा है कि जो लोगों को बता पाए कि उन्होंने गुड़गांव के पार्लियामेंट में सांसद रहते हुए क्या किया है, गुड़गांव के लोगों को जो कोई भी तकलीफ है तो उसमें उसको दूर करने में क्या उनकी भूमिका रही। इसके बावजूद अभी भी राव इंद्रजीत कम से कम अहिरवाल क्षेत्र में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सीट जीत सकते हैं। राज बब्बर क्योंकि लोकल कैंडिडेट नहीं है, तो हो सकता है कि कांग्रेस के ही खासकर जो टिकट मांग रहे थे जो भी नेता, हो सकता है उन्होंने उस तरह से उनकी मदद नहीं की हो, क्योंकि राज बब्बर अगर लोकल कैंडिडेट नहीं थे तो लोकल नेताओं के साथ उस तरह का क्या पता एक जो सामंजस्य होता है नेताओं का आपस में, वो नहीं बना होगा, तो राज बब्बर इस चुनाव में पिछड़ सकते हैं और रविंदरजीत यहाँ से जीत सकते हैं। जी, तो इसके साथ लगती फरीदाबाद। फरीदाबाद की स्थिति कैसे देखते हैं? जो भी सारी की सारी चीजें हुई, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर वहां से लगातार सांसद है और कांग्रेस ने जिस तरीके से, हालांकि करण दलाल ने टिकट कटने के बाद कुछ समय थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन वो भी बाद में लग गए प्रचार। लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां नजर आ रहा है, वहां कैसे देखते हैं? तो फरीदाबाद सीट वैसी ही सीट है, खासकर क्योंकि प्रो बीजेपी सीट मानी जाती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला ये प्रो बीजेपी सीट मानी जाती है। तो मैं इस सीट को चमत्कार वाली लिस्ट में मैं रखना चाहूंगा कि यहाँ पर चमत्कार हो सकता है, बीजेपी जीत भी सकती है और बीजेपी हार भी सकती है। फरीदाबाद ऐसी सीट है। फरीदाबाद में
करण दलाल टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस के एक दो और नेता थे, वो भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन वही सर्वे का यहाँ पर सहारा लिया गया और महेंद्र प्रताप को यहाँ पर टिकट दिया गया। महेंद्र प्रताप इस इलाके के दिग्गज नेता हैं और काफी प्रभाव है उनका। तो अगर उनके अपने गुर्जर समाज से अगर वो अच्छा वोट ले लेते हैं, अगर वो कृष्णपाल गुर्जर को अगर अपनी कम्युनिटी में अगर हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर चमत्कार महेंद्र प्रताप भी कर सकते हैं, अगर अपनी कम्युनिटी का वोट ज्यादा लेते हैं तो सारा का सारा दारोमदार कैंडिडेट के अपनी कम्युनिटी के वोट पर रहता है। तो ये सेम फार्मूला यहाँ पर लागू होता है कि अगर महेंद्र प्रताप अगर गुर्जर समाज का वोट अगर हासिल कर लेते हैं कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले, तो मुकाबला कड़ा होगा और फिर महेंद्र प्रताप आगे निकल सकते हैं। 4 तारीख को मतदान का, यानी कि फरीदाबाद को आप कादियान साहब चमत्कार होने वाली सीट की श्रेणी में रख रहे हैं। पूरी 10 की 10 सीटों पे हमने चर्चा की, तो मोटा मोटा जो निकल कर आया है, 3 सीटें बीजेपी के झोली में जाती दिखाई दे रही है। उसमें से मैं मुख्य रूप से कहीं न कहीं बात करूं, अंबाला की जो सीट थी, करनाल की जो सीट थी, और उसके साथ साथ हमने जिस तरीके से बात की गुड़गांव, तो ये जो 3 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी के खाते में कहीं न कहीं जाती दिखाई दे रही है। और फरीदाबाद को जिस तरीके से आपने पेंगे रखा कि वो चमत्कार भी हो सकता है, वो सीट कांग्रेस की झोली में भी जा सकती है, वो सीट बीजेपी की झोली जा सकती है। यानी कि कांग्रेस कहीं न कहीं 10 में से बढ़त पर है। मोटा मोटा 6-4 का आंकलन हम मान सकते हैं इसको। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी हरियाणा के 90 हलके हैं और 10 पार्लियामेंट है, हर पार्लियामेंट में 9 हलके। मेरा ऐसा अनुमान है कि बीजेपी 30 के आसपास हलकों में जीतेगी। 60 हलकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यही फिगर पूरे औसत 3-3 हलकों में अगर सब जगह जीतती है बीजेपी और वो अगर अच्छी लीड नहीं मिलती है, तो बीजेपी का खाता जो है वो 0 पर भी अटक सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। चुनाव जीतने के लिए जिन हलकों में जीते, वहां पर उनमें से कम 1 से 2 हलकों में 50-60 हजार की लीड लेनी पड़ेगी, नहीं तो लोकसभा की सीट निकालने में बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को पसीने आएंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि 50-60 हजार की लीड की स्थिति में कोई भी हल्का बीजेपी के पक्ष में खड़ा है। बिल्कुल हो सकता है मेरा मानना है कि 6 से 10 सीटें कांग्रेस और 0 से 4 सीट बीजेपी। बिल्कुल, ये आंकलन आपका बड़ा बारीकी से आपने सुनील कादियान जी बताया। तो ये मेरा और अनुमान है, चुनाव है, बिल्कुल नतीजे 4 को आएंगे। लोगों को 4 को आएंगे, 4 का सभी को इंतजार है। और क्रिकेट में और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, ये सिर्फ कयास है, ये सिर्फ आंकलन है। और जिस तरीके की हवाएं हम कहें मिल पा रही थी, जिस तरीके से लोगों से जो बातचीत हो रही थी, क्योंकि न्यूजीलैंड में रह रहे हैं लंबे समय से सुनील भाई, और लगातार जो है वो हरियाणा को बारीकी जी 4 को मैं ये कह रहा हूं कि 4 को 4 आएंगी या 4 को बीजेपी 4 लाएगी या ज्यादा लाएगी या कम लाएगी, ये 4 का पता लगेगा। बात है जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार है कि बीजेपी क्या परफॉर्म करेगी और क्या कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी से आगे निकल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बिल्कुल विश्लेषण जो आपका रहा है बड़ी बारीकी से, हर एक लोकसभा का, हर एक विधानसभा का बिल्कुल गहराई में जाके पूरे जातीय समीकरणों के साथ, मुद्दों के साथ आपने बताया। आपका बहुत बहुत आभार। आपको हम लगातार आगे भी जोड़ते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। भारत पोस्ट पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नैन साहब।